नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? काव्य दोष के बारे में, जहाँ विभिन्न आचार्यों के माध्यम से और किसने कितनी दोषों की संख्या मानी है, लगभग जितनी भी उस पे जो है महत्वपूर्ण चीजें थी वो हम देख चुके। और काव्य दोष का टॉपिक जो था वो समाप्त हो चुका। लगभग एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक समाप्त करेंगे और उसमें से कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए वीडियोस थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, है ना? तो ठीक है, लंबी होती हैं कोई बात नहीं, बट ये है कि एक वीडियो में आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट और क्लियर होगा। तो आज हम देखेंगे साधारणीकरण के बारे में। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है ये भी। साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण का अर्थ साधारण से आप लगा सकते हैं, ठीक। बाकी विभिन्न विद्वानों के अनुसार, हमारे जो भारतीय काव्य शास्त्र या भारतीय जो आचार्य हैं हमारे, उनके अनुसार हम देखेंगे कि इनकी क्या मान्यता रही है। हमारे हिंदी के जो विद्वान हैं उनके अनुसार भी चर्चा करेंगे कि साधारणीकरण के बारे में उनके क्या मत रहे हैं, और थोड़ा सा शार्ट ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद करने की या एक दूसरे से जो रिलेट हो रहा है कथन, उसको हम लास्ट में एक जगह एक साथ आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे इसी क्लास के अंत में। तो बने रहिएगा अंत तक और आपको क्लास में मजा आने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं साधारणीकरण। देखते हैं क्या है साधारणीकरण। परिभाषा आप देख पा रहे होंगे, जब कोई भाव किसी व्यक्ति विशेष से बंधा न रहकर मुक्त हो जाता है, अर्थात सबके लिए समान या सामान्य भाव हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? साधारणीकरण कहते हैं। जैसे कि आप कोई कविता आदि पढ़ते हैं, है ना? तो कविता जो लिखता है लेखक, वो किसी भाव में डूबकर ही लिखता होगा, और जब सेम वही भाव जब आप पढ़ते हैं और आपके अंतर भी उसी भाव का संचार हो जाता है, जिस भावनाओं में वो डूब कर लिखा था उसी भावनाओं का संचार आपके अंदर भी हो जाता है, तो ये समझिए कि वहाँ भाव का क्या हो गया? उस साधारणीकरण हो गया। मतलब इतना साधारण होना चाहिए कोई भी भाव, कोई भी अर्थ, कुछ भी जो आप प्रकट करें, कि जो आप महसूस करें वही दूसरा भी महसूस कर सके। तो भाव क्या कह रहा है? साधारणीकरण की परिभाषा, जब कोई भी भाव हो किसी व्यक्ति विशेष से बंधा न रहकर, ऐसा ना हो कि जो भाव में जिस भाव में डूबकर हमारा कवि, हमारे रचयिता, जिन्होंने जो भी लिखा था, वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह जाए, उनकी ही भावनाओं तक। आप पढ़ें तो आपके अंदर कोई भावना ही न जागृत हो, है ना? अगर शोक पे कोई पंक्ति लिखी गई है तो उसका अर्थ ये है कि आप जब पढ़ें तो आप भी अगर शोक में ही डूब जा रहे हैं, तो अर्थ उसका क्या हो जा रहा है? साधारणीकरण हो जा रहा है वहां अर्थ का। तो जब कोई भाव किसी व्यक्ति विशेष से बंधा न रहकर मुक्त हो जाए और सबके लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाए, यानी सबके लिए सेम भावनाएं प्रकट हो, सबको सेम महसूस हो, तो उसे क्या कहते हैं? साधारणीकरण कहते हैं। देखते हैं सर्वप्रथम साधारणीकरण का उल्लेख किसने किया था। अच्छा, एक चीज और, साधारणीकरण का जो उल्लेख है वो तो भट्टनायक ने किया था, लेकिन जब सर्वप्रथम साधारणीकरण को अगर व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने की बात होती है, तो वो हमारे अभिनव गुप्त का श्रेय जाता है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछे कि साधारणीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया, तो भट्टनायक ने किया। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हो कि साधारणीकरण को व्यवस्थित ढंग से जो है प्रतिष्ठित किसने किया, तब आप अभिनव गुप्त को टिक करेंगे। तो ये दो टॉपिक और ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं, महत्वपूर्ण है ना? तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे और अब हम देखेंगे अपने विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न आचार्यों के अनुसार उनकी क्या क्या मत रहे हैं और साधारणीकरण के बारे में किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने भट्ट नायक के बारे में, जिन्होंने साधारणीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। तो स्टार्टिंग हम उन्हीं से करेंगे। उम्मीद करते हैं कि परिभाषा और ये दो टॉपिक आप जो नीचे दिया गया इसे आप नोट कर चुके होंगे। आप एक हेडिंग डालेंगे, भट्ट नायक, और जो भट्ट नायक हैं इनके सिद्धांत का नाम था भुक्तिवाद। तो ब्रैकेट में आप आगे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे, सिद्धांत और डैश दे के लिखेंगे भुक्तिवाद, है, जिससे कि ये भी तैयार होता रहे इनका क्या सिद्धांत है। और इनके सिद्धांत के बारे में आगे जब हम रस निष्पत्ति आदि पे चर्चा करेंगे, तो वहाँ इन सब के सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, जैसे कि अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, है ना? तो वो रस की टॉपिक में है तो हम वहीं देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हेडिंग डालेंगे आप भट्ट नायक। सिद्धांत क्या है इनका? भुक्तिवाद। सिद्धांत
भुक्तिवाद। अच्छा, इन्होंने काव्य में 3 व्यापार बताया है, वो भी हम यहीं देख लेंगे। काव्य में 3 व्यापार होते हैं या काव्य के 3 व्यापार होते हैं। इनकी क्या मान्यता है? काव्य में 3 व्यापार होते हैं। खैर, इसकी चर्चा यहाँ हमें नहीं करनी थी, बट ये है कि मैं कर दे रहा हूँ। काव्य में 3 व्यापार होते हैं और वो 3 व्यापार कौन कौन से हैं, ये हम देख लेंगे। नंबर 1 कौन सा था? अभिधा। पहला व्यापार इन्होंने जो बताया वो बताया है अभिधा, और जो दूसरा बताया इन्होंने, दूसरा बताया भावकत्व। दूसरा है भावकत्व और तीसरा इनका है भोजकत्व। ठीक, तो ये 3 व्यापार इन्होंने बताए हैं। खैर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही। हम देख क्या रहे हैं? साधारणीकरण। ये थोड़ी सी जानकारी थी भट्टनायक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मुझे लगा कि इसे यहाँ ले लेना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, है ना। तो भट्टनायक का सिद्धांत क्या है? भुक्तिवाद है। और कितने प्रकार के काव्य में व्यापार बताए इन्होंने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। देखेंगे इनके मत क्या है भट्टनायक के। विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। विभाव आदि, चाहे आप अलग अलग लिखें या डायरेक्ट मिला के लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या? विभावादि, है ना। यानी विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, का साधारणीकरण होता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता है कि विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, कथन किसका है? आप बताएंगे भट्टनायक का है। और ये विभाव क्या है? विभाव का अर्थ कारण होता है। खैर, विभाव के बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे, बट जब हम रस की व्याख्या करेंगे तब, है ना। अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है। तो अभी के लिए आप इतना ही जानते रहिए कि विभाव का भी साधारणीकरण होता है। विभाव का अर्थ एक प्रकार से कारण से होता है, तो वो हम डिटेल से वहां देखेंगे। साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को, अगला इनका क्या मत है? साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकटता निवारण कहा है। निज मोह, निज मतलब खुद के, निज मोह संकटता निवारण, संकटता, निज मोह संकटता निवारण, इसे आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। कहा है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि साधारणीकरण से पड़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकटता निवारण की संज्ञा किसने दी है, या निज मोह संकटता निवारण किसने कहा है, तो भट्टनायक ने कहा है। साधारणीकरण रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और ये इनके पूरी जो इनकी मान्यता है, इनका जो आधार है, उसका आप सार देख रहे हैं। साधारणीकरण रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया है। साधारणीकरण रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया है। अगर क्वेश्चन आए कि साधारणीकरण रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया किसने कहा, या साधारणीकरण को रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया किसने कहा है, तो हमारे भट्टनायक ने कहा है। साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है। भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है। ये किसने कहा?
भट्टनायक ने। भावकत्व व्यापार, इन्होंने काव्य में कितने व्यापार बताए हैं? 3 व्यापार बताए हैं, इसीलिए हमने यहाँ चर्चा कर दी थी। 3 व्यापार में दूसरा व्यापार कौन सा है इनका? भावकत्व व्यापार है। और इन्होंने साधारणीकरण को क्या कहा कि ये एक भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा माना है। आगे देखेंगे, साधारणीकरण को भावकत्व व्यापार की आत्मा भी कहा जाता है। साधारणीकरण को भावकत्व व्यापार की आत्मा, आत्मा मतलब प्राण, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे प्राण, आत्मा भी कहा जाता है, कहा जाता है। साधारणीकरण को भावकत्व व्यापार की आत्मा या प्राण भी कहा जाता है। नंबर 1 आप देखेंगे अभिधा के बारे में, जो इन्होंने 3 कार व्यापार की चर्चा की है। अभिधा, अभिधा में क्या है कि काव्यार्थ की प्रतीति होती है, काव्यार्थ की प्रतीति। हम देखेंगे भावकत्व, भावकत्व का संबंध किससे है? साधारणीकरण से। नंबर 3 इनका है कार्य व्यापार भोजकत्व। क्या है नंबर 3? भोजकत्व। भोजकत्व का संबंध किससे है? रस का भोग, जिस रस को आपकी प्राप्ति होती है, जिस भी रस को आप प्राप्त करते हैं जब किसी काव्य को पढ़ते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आया? भोजकत्व के अंतर्गत, है ना, रस का भोग। ये किसके अंतर्गत आएगा? भोजकत्व के अंतर्गत आएगा। तो ये था भट्टनायक के बारे में। क्या था? सिद्धांत भुक्तिवाद, 3 व्यापार होते हैं, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। और मेन तो ये है कि साधारणीकरण किसका इन्होंने माना है? विभाववाद का। विभाव का साधारणीकरण होता है। और इस पढ़ने वाले प्रभाव को इतना आप याद रखेंगे यहाँ कि निज मोह संकटता निवारण शब्द अगर कहीं दिख जाए तो ये सीधी सी बात है, ये कथन किसका है? भट्टनायक का है। रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया है। साधारणीकरण क्या है? रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया है। यानी जब आपको रस की प्राप्ति होती है तो उससे जस्ट पहले की जो प्रक्रिया होती है वही है साधारणीकरण। जब आप अर्थ को समझ पाते हैं, सेम भावनाओं में जब आप डूबते हैं, उसके बाद जब रस का आस्वादन करते हैं, तो रस के आस्वादन के पहले की प्रक्रिया भट्टनायक ने माना है। भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है। अगर पूछ ले कि साधारणीकरण को भट्टनायक ने अपने काव्य व्यापार में किसके साथ संबंधित किया है, तो भावकत्व व्यापार के साथ। या पूछ ले किसका एक हिस्सा माना है, तो भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा माना है। इसको क्या कहा इन्होंने? भावकत्व व्यापार का प्राण कहा है साधारणीकरण को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधारणीकरण को भावकत्व व्यापार की आत्मा या प्राण किसने कहा है? तो भट्टनायक ने कहा है। बाकी अभिधा से काव्यार्थ की प्रतीति होती है, भावकत्व से साधारणीकरण, और भोजकत्व से रस का भोग। उम्मीद करते हैं आपको साधारणीकरण समझ में आ गया होगा। और बढ़ेंगे हम अपने अगले आचार्य की तरफ। तो हमारे जो अगले आचार्य हैं वो हैं अभिनव गुप्त। आप हेडिंग डालेंगे अभिनव गुप्त। अच्छा, अभिनव गुप्त के जो सिद्धांत था उसका क्या नाम था? तो जो अभिनव गुप्त का सिद्धांत था उसका नाम था अभिव्यक्तिवाद। और ये जो अभिव्यक्तिवाद है इसे भी हम देखेंगे जब हम रस निष्पत्ति की चर्चा करेंगे और भरत मुनि के रस के व्याख्याता आचार्यों की चर्चा करेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि अभिव्यक्तिवाद क्या है। क्योंकि वहाँ भट्ट लोलट हैं, आचार्य शंकुक हैं, भट्टनायक हैं और अभिनव गुप्त हैं। यही 4 आचार्य हैं जिन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। तो अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद, तो उसकी चर्चा हम वहाँ जरूर करेंगे। नंबर 2 हेडिंग क्या डालेंगे आप? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त सिद्धांत क्या है इनका? अभिव्यक्तिवाद। ये भी महत्वपूर्ण ही है, मिलान करने के लिए आ जाता है कभी कभी। अभिव्यक्तिवाद
इनकी क्या मान्यता रही? सहृदय का साधारणीकरण होता है। सहृदय का साधारणीकरण होता है। इन्होंने क्या बताया? किसका साधारणीकरण होता है? सहृदय का। सहृदय की चर्चा भी आगे ही हम करेंगे, है ना। तो सहृदय का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने क्या बताया था? विभावादि का साधारणीकरण होता है। सहृदय को सहृदय को व्यंजना शक्ति के माध्यम से रसास्वादन होता है। सहृदय को व्यंजना शक्ति के माध्यम से रसास्वादन होता है। सहृदय के बारे में एक लाइन आप अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि जैसे कि आप कोई नाटक या कुछ भी जब देखते हैं, तो जो हमारे दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनको हम सहृदय के रूप में भी प्रकट करते हैं। ठीक। तो आप अपने मन में इतना ही लेके चलिए कि जो सहृदय कौन है? जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं। बाकी डिटेल में आगे हम देखेंगे। तो सहृदय का साधारणीकरण होता है, मतलब जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, नाटक किसी और के बेस पे खेला जा रहा होता है। नाटककार जो खेलता है, जो हमारा अभिनेता होता है, वो कोई और होता है, और जो दर्शक होते हैं उन्हें हम सहृदय के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो सहृदय जो है, उनको जो रसास्वादन होता है, यानी जो रस मिलता है, जो रस का आनंद मिलता है, वो किसके माध्यम से मिलता है? व्यंजना शक्ति के माध्यम से मिलता है। और इनका क्या कहना है? सहृदय का ही साधारणीकरण होता है। अस्थाई भाव के साधारणीकरण से ही अस्थाई भाव के साधारणीकरण से ही साधारणीकरण से ही विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। विभावादि का साधारणीकरण होता है। व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना ही व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना ही व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना ही व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना, मतलब देश काल आदि। व्यक्तित्व बंधन क्या है? यहाँ पे आप नोट करेंगे, व्यक्तित्व बंधन के बाद ब्रैकेट में लिख लेंगे, देश काल आदि विशिष्ट पहचान बनाने वाले देश काल आदि विशिष्ट पहचान बनाने वाले पहचान बनाने वाले नियामक, जो विशेष पहचान बनाने वाले तत्व होते हैं, वही क्या है? व्यक्तित्व के बंधन है। ठीक। तो व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना क्या है? व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना ही अस्थाई भाव का साधारणीकरण है। मुक्त होना ही अस्थाई भाव का साधारणीकरण है। ये हो गया व्यक्तित्व बंधन। व्यक्तित्व बंधन क्या है? देश काल आदि विशिष्ट पहचान बनाने वाले नियामक। इसको आप यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख लेंगे, है ना। एक लाइन और बच रही है और हम वो यहीं पे देख लेंगे। सहृदय के व्यक्तित्व बंधन की समाप्ति का सूत्र। सहृदय के व्यक्तित्व बंधन
सहृदय के व्यक्तित्व बंधन की समाप्ति का सूत्र की समाप्ति का सूत्र अभिनव गुप्त ने दिया है। अभिनव गुप्त ने दिया है। तो ये थे अभिनव गुप्त। क्या है इनके बारे में? इनका सिद्धांत क्या है? अभिव्यक्तिवाद। सहृदय का साधारणीकरण होता है। सहृदय को व्यंजना शक्ति के माध्यम से रसास्वादन होता है। अस्थाई भाव के साधारणीकरण से ही विभाववादी का साधारणीकरण होता है। स्थाई भाव क्या है? जैसे कि हमारे रसों के स्थाई भाव है ना, श्रृंगार रस का रति है, करुण रस का शोक है, तो वो हो गए स्थाई भाव, जो पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं और समय काल के अनुसार अपने आप वो प्रकट हो जाते हैं, है ना, वो है अस्थाई भाव। खैर, अस्थाई भाव के बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे डिटेल रूप से। तो अस्थाई भाव के साधारणीकरण से ही विभाववादी का साधारणीकरण होता है। व्यक्तित्व बंधन। व्यक्तित्व बंधन क्या? देश काल आज विशेष पहचान बनाने के जो नियामक तत्व निर्धारित किए गए हैं, वही क्या है? व्यक्तित्व बंधन। तो व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना ही क्या है? अस्थाई भाव का साधारणीकरण है। सहृदय के व्यक्तित्व बंधन की समाप्ति का सूत्र भी किसने दिया है? अभिनव गुप्त ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे धनंजय के बारे में कि धनंजय की क्या मान्यता रही है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे धनंजय। नंबर 3 और है धनंजय। देखते हैं धनंजय की क्या मान्यता है। साधारणीकरण के स्थान पर इन्होंने किसका प्रयोग किया है? परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट लाइन। लगभग आप जितना देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए उठाया गया है इसमें, है ना। तो साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष, परित्यक्त विशेष, साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट बनते हैं। पूछ लेगा आपको कि साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है? धनंजय ने साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया। धीरोदात्ताद्यवस्था नाम रामादि प्रतिपादका। इनका एक संस्कृत का सूत्र है, या इसे कह सकते हैं एक सूक्ति है। धीरो उदात्ताद्यवस्था नाम, धीरो दात्ता, धीरोदात्ता द्य, धीरोदात्ताद्यवस्था नाम। एक साथ पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगेगा, आप अगर इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। धीरो उदात्त अवस्था नाम, धीर और उदात्त अवस्था। रामादि प्रतिपादका, रामादि प्रतिपादका। ये सूक्ति आपको दे दी जाएगी और पूछ ली जाएगी कि इसके रचयिता कौन है। तो कौन है? धनंजय। धीरो उदात्ताद्यवस्था नाम रामादि प्रतिपादका। ठीक। काव्यगत पात्र अपना विशेष संदर्भ त्याग कर, काव्यगत यानी काव्य में आए हुए, काव्यगत पात्र अपना विशेष संदर्भ त्याग कर, अपना विशेष संदर्भ त्याग कर
सामान्य मानव हो जाने से, सामान्य मानव हो जाने से सहृदय का आलंबन बन जाते हैं, सहृदय का आलंबन बन जाते हैं, सहृदय का आलंबन बन जाते हैं। तो धनंजय के बारे में जो देखना था बस इतना ही देखना था। साधारणीकरण के स्थान पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन किस शब्द का प्रयोग किया इन्होंने? परित्यक्त विशेष का प्रयोग किया। धीरोदात्याद्यवस्था नाम रामादि प्रतिपादक सूक्त के रचनाकार कौन है? तो धनंजय है। आगे क्या है? काव्यगत पात्र अपना विशेष संदर्भ त्याग कर, काव्य में आए हुए जो पात्र हैं वो अपना विशेष संदर्भ त्याग कर, अपनी विशिष्टता को त्याग कर जब वो सामान्य मानव हो जाने से, जब वो सामान्य मानव हो जाते हैं तो वो क्या होता है? सहृदय का आलंबन बन जाते हैं। ठीक, यानी काव्य के अंतर्गत जो हमारे नायक हैं जो अपना विशेष अर्थ त्याग दें और वो एक सामान्य मानव की तरह प्रयुक्त हों तो वो क्या हो जाते हैं? सहृदय के आलंबन बन जाते हैं। जो दर्शक या श्रोता है उनके मन में भी सहृदय के क्या करते हैं? आलंबन बन जाते हैं। खैर, आलंबन और उद्दीपन इसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। धनंजय। आगे हम देखेंगे धनिक के बारे में। धनिक की क्या मान्यता है? अच्छा, एक दो शब्दों की मैंने आपसे चर्चा की, एक आलंबन और उद्दीपन। ये क्या है? आलंबन और उद्दीपन ये दोनों विभाव के भेद हैं। विभाव का अर्थ कारण, जिस कारण से हमारे मन में कोई भाव जागृत हो वही होता है विभाव। और विभाव के दो कारण होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन सा? एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। आलंबन कौन होता है? जिसके मन में भाव जागृत होता है। और उद्दीपन कौन होता है? उद्दीप्त करने वाली जो वहाँ की प्राकृतिक अवस्थाएं होती है, जो वहाँ का माहौल होता है, वो सारी चीजें। आलंबन और उद्दीपन को हम डिटेल से आगे देखेंगे। धनिक नंबर 4। धनिक, धनिक ने क्या कहा? कविगण के लोक में रहने वाले, कविगण लोक में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से, कविगण लोक में रहने वाले, लोक में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर, विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर, प्रेरणा प्रेरणा लेकर ही, प्रेरणा लेकर ही काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से, काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से, अपनी कल्पना के समावेश से, काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से नायक का सृजन करते हैं। पहले इसे हम नोट करेंगे फिर हम इसे समझेंगे। नायक का सृजन करते हैं। वे योगी मुनि की तरह, वे योगी मुनि की तरह, योगी मुनि की तरह, वे योगी मुनि की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते। वे योगी मुनि की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते, जो अपनी शक्तियों से, जो अपनी
शक्तियों से राम आदि की वास्तविक अवस्था ज्ञात कर सकें। राम आदि की वास्तविक अवस्था ज्ञात कर सकें। वास्तविक अवस्था ज्ञात कर सकें। ये कथन किसका है? धनिक का है। धनिक का क्या कहना है? कविगण, कविगण मतलब जो हमारे काव्य के रचयिता हैं, वो क्या करते हैं? लोक में रहने वाले, लोक मतलब इस संसार में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर, विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनके गुणों से प्रेरणा लेकर ही क्या करते हैं? काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से नायक का सृजन करते हैं। यानी कोई भी कवि अपने काव्य का नायक का जो सृजन करता है, नायक को जो चूज करता है, जो आपके सामने प्रस्तुत करता है, वो कहाँ से लेता है? वो जो इसी लोक में, इसी संसार में रहने वाले जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उनके गुणों से प्रेरित होकर उन्हीं को नायक बना के आपके सामने पेश करता है। तो वही कह रहा है, कविगण लोक में रहने वाले विशेष व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर ही काव्य में अपनी कल्पना के समावेश, उसमें अपनी कल्पना का भी समावेश करते हैं और इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं? नायक का सृजन करते हैं। वे योगी और मुनियों की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते। वे कौन? जो कविगण हैं, जो हमारे काव्य के रचयिता हैं, वो पहले के जमाने के जैसे जो है योगी और मुनियों की तरह कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। उनके पास कोई शक्तियां नहीं है कि वो अपनी शक्ति से राम आदि की वास्तविक अवस्था ज्ञात कर सकें, कि राम भगवान को और जो कृष्ण भगवान के बारे में जो भी घटनाएं घट चुकी हैं, उनकी किसी वास्तविक अवस्था को जानने के बारे में उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि उससे वो ज्ञात कर सकें। तो ये थे धनिक। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे विश्वनाथ। हेडिंग डालेंगे आगे नंबर 5, विश्वनाथ। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिश्रित रूप ही साधारणीकरण है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिश्रित रूप ही साधारणीकरण है। का मिश्रित रूप ही साधारणीकरण है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को भरत मुनि ने क्या कहा? व्यभिचारी भाव की संज्ञा दी है। कितने होते हैं? 35 होते हैं। चर्चा इनकी कहाँ करेंगे? रस वाले टॉपिक में। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिश्रित रूप ही साधारणीकरण है। विभाव का अपने पराये की भावना से मुक्त होना, विभाव का अपने पराये की भावना से मुक्त होना, की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। क्या है? साधारणीकरण है। ठीक। विश्वनाथ के बारे में एक और आप लाइन देखेंगे, नोट करेंगे। साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है। साधारणीकरण के कारण, साधारणीकरण के कारण सहृदय का, सहृदय का आश्रय से, आश्रय कौन है? जिसके माध्यम से सहृदय को यानी दर्शकों को, श्रोताओं को आनंद की प्राप्ति होती है ना? तो आश्रय, सहृदय, ये सब हम देखेंगे जरूर। साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रय से तादात्म्य, तादात्म्य मतलब संबंध, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे अपने समझने के लिए, संबंध। आश्रय से तादात्म्य हो जाता है, हो जाता है। ठीक। ये मान्यता थी विश्वनाथ की। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिश्रित रूप ही क्या है? साधारणीकरण है।
विभाव का अपने और पराये की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। कारण का क्या अपना है क्या पराया है, इससे मुक्त हो जाना ही क्या है, साधारणीकरण है। साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है। यानी जो सहृदय है, जब किसी भी अर्थ का साधारणीकरण कब होता है, जब किसी भी काव्य का रचयिता कोई काव्य अपनी भावनाओं में डूबकर रचता है और आप उसी भावनाओं में डूबकर उस काव्य को पढ़ते हैं, मतलब आपकी भावना और उसकी भावना जब सेम हो जाती है, तो वही है साधारणीकरण। तो सेम में वही चीज कह रहे हैं विश्वनाथ की, साधारणीकरण के कारण क्या होता है, जो सहृदय है, जो पाठक है, जो श्रोता है, उसका संबंध किससे हो जाता है, आश्रय से हो जाता है, लेखक से हो जाता है, या किसी नट से हो जाता है, नायक से हो जाता है। जब उससे उसका संबंध हो जाता है तो वो है साधारणीकरण। ये कथन किसका है, विश्वनाथ का। उम्मीद करते हैं आप विश्वनाथ तक नोट कर चुके होंगे। अगली हेडिंग आप डालेंगे जगन्नाथ के बारे में। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप घबराएंगे नहीं। वैसे ज्यादा तो नहीं है, बस 3 या 4 रचनाकार और। अगली हेडिंग क्या है आपकी, जगन्नाथ, और आप नंबरिंग करते रहेंगे। जगन्नाथ, क्या मानना है इनका, साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना करते हैं। साधारणीकरण के स्थान पर, साधारणीकरण के स्थान पर किसकी स्थापना करते हैं, ये दोष दर्शन, दोष दर्शन की स्थापना करते हैं, की स्थापना करते हैं। ठीक, किसकी स्थापना की है इन्होंने, दोष दर्शन की स्थापना किया है। परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया था, दोष दर्शन का जो दोष दर्शन की स्थापना की है वो जगन्नाथ। अभी जस्ट आपने पीछे देखा है कि परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया, धनंजय ने किया है। निजमोह संकट निवारण, इसका प्रयोग किसने किया था, तो इसका प्रयोग जो है हमारे भट्ट नायक ने किया था। आगे देखेंगे, जैसे सीपी के टुकड़े में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही इस दोष से रत आदि चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और यही चित्त वृत्तियां आत्मा चैतन्य द्वारा प्रकाशित होकर रसास्वाद कहलाती हैं। खैर, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बस इतना ही है कि साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना करते हैं। किसने किया है, जगन्नाथ ने किया है। अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं उदाहरण स्वरूप में जो उन्होंने इसे व्याख्यायित किया है, तो आप नोट कर लेंगे। लिखिएगा, जैसे सीपी के टुकड़े में चांदी का भ्रम होता है। सीपी के टुकड़े में किसका भ्रम हो रहा है, चांदी का। तो जैसे सीपी के टुकड़े में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही इस दोष से, किस दोष से, ये दोष दर्शन, इस दोष से रति आदि की चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। रति किसका स्थायी भाव, श्रृंगार का है। तो वह क्या कह रहे हैं कि जैसे सीपी के टुकड़े में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही इस दोष से रति आदि की चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और यही चित्त वृत्तियां आत्मा चैतन्य द्वारा प्रकाशित होकर रसास्वाद कहलाती हैं। यानी ये जो हमारे मन में, जो हमारे हृदय में जो चित्त वृत्ति उत्पन्न हो रही है इस दोष के कारण रत याद की, वही आगे चल के हमें रसास्वादन की प्रक्रिया में सहायता करती है। आगे देखेंगे हम श्याम सुंदर। इनका क्या मानना है, श्याम सुंदर का, साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के समान होती है। साधारणीकरण की स्थिति, साधारणीकरण की स्थिति कैसी होती है, योग की मधुमती भूमिका के समान, योग की मधुमती भूमिका के समान होती है। भूमिका, योग की मधुमती भूमिका के समान
होती है। निजमोह संकट निवारण अभी अभी आपने देखा, किसने प्रयोग किया उसका? भट्ट नायक ने किया। परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया? धनंजय ने किया। दोष दर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया? अभी अभी जस्ट ऊपर आपने देखा, ये नोट किया गया, जगन्नाथ ने कहा, है ना। योग की मधुमती भूमिका के समान, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। तो ये आप थोड़े थोड़े ये छोटे छोटे जो वाक्य हैं इसे आप, या जो शब्द हैं इसे याद रखेंगे, इससे आपको किसी भी चीज को पकड़ने में आसानी होगी, है ना। और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। दोनों लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। चित्त मतलब हृदय, चित्त का साधारणीकरण होता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस यही दो चीज जानना था, और ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के समान होती है, और साधारणीकरण किसका ये बता रहे हैं? चित्त का। विभावाद का साधारणीकरण किसने बताया था? अभी अभी आपने देखा था भट्टनायक का, भट्टनायक ने। सहृदय का साधारणीकरण किसने बताया था? अभिनव गुप्त ने बताया था। चित्त का साधारणीकरण किसने बताया? श्याम सुंदर दास ने। खैर इसे हम एक जगह लास्ट में देख लेंगे। अगली हेडिंग आप डालेंगे रामचंद्र शुक्ल, और इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र को, और करेंगे साधारणीकरण का जो टॉपिक है उसे समाप्त। रामचंद्र शुक्ल, क्या मान्यता है इनकी? आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। इनका मानना अलग है। क्या कह रहे हैं ये? आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ना। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। शुक्ल जी ने किसका साधारणीकरण माना है? आलंबनत्व धर्म का। आपको यही दो शब्द पकड़ के रखने हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा रस दशा है। खैर साधारणीकरण के साथ साथ इनकी और भी जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो साधारणीकरण से रिलेटेड हैं, उसे हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा अक्सर पूछी जाती रहती है लाइन। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा, हृदय के लीन होने की दशा, लीन होने की दशा क्या है? रस दशा है। रस दशा है, ये है। अगली महत्वपूर्ण लाइन रामचंद्र शुक्ल की है। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। क्या कह रहे हैं? सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। लोक हृदय की पहचान हो, ये सब लाइनें रटी रटाई होनी चाहिए। ये लगभग 90% एग्जामों में आती ही रहती हैं यहीं से। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। भाव विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना, अगला लिखेंगे आप भाव और विभाव, भाव विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना, दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना, सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति नहीं हो सकती। पूरी और सच्ची
सच्ची रसानुभूति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, है ना। अगली लाइन क्या है? काव्य का विषय सदा विशेष होता है। काव्य का विषय सदा, हमेशा क्या होता है? सदा विशेष होता है। विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है। वह व्यक्ति सामने लाता है। जाति नहीं। जाति को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में करेंगे, व्यक्ति को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में करेंगे, विशेष और इधर सामान्य सिंगल इन्वर्टेड कामा में। काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है? नोट करेंगे आप। काव्य का काम है कल्पना में, काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना। बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना। बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। कोई विचार लाना नहीं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। अगली देखेंगे हम रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण लाइन। एक बार इसे हम रिपीट करेंगे। किसका साधारणीकरण बताया इन्होंने? आलम्बनत्व धर्म का। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा क्या है? रस दशा है। जब आपके हृदय की जो दशा है, सांसारिक दशा में जब रक्त हो जाए, उसमें क्या कहते हैं? जब सांसारिक दशा में लीन हो जाए, है ना। लोक हृदय में, जब सांसारिक हृदय में आपके ये जो हृदय है वो जब लीन हो जाए, तो वो क्या है? रस दशा है। यानी आपका दुख संसार का दुख बने या संसार का दुख आपका दुख बन जाए। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। इनका कहना है कि सच्चा कवि कौन है? जिसे लोक हृदय की पहचान हो। भाव विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति नहीं हो सकती। आगे क्या है? काव्य का विषय सदा क्या होता है? विशेष होता है, सामान्य नहीं। कविता का जो भी विषय होता है वो हमेशा विशिष्ट ही होता है। और जो कविता होती है वो क्या सामने लेके आती है? व्यक्ति को सामने लाती है, किसी जाति विशेष को सामने लेके नहीं आती। यानी मनुष्यता को वो टॉप पे रखती है। काव्य का काम क्या है? कल्पना में बिंब या मूर्त भावना को उपस्थित करना। ये बिंब और मूर्त भावना को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। अब ये बिंब क्या है? बिंब के बारे में भी हम देखेंगे जब हम पढ़ लेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो हमें देखना है फैंटेसी क्या है, बिंब क्या है, कल्पना क्या है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। अभी रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन शेष है, वो हम देखेंगे क्या है। साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति। नोट करेंगे आप। साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति। आलंबन द्वारा
भाव की अनुभूति, भाव की अनुभूति पहले कब में होनी चाहिए? पहले कब में होनी चाहिए? उसके वर्णित पात्र में, उसके वर्णित पात्र में, और फिर श्रोता या पाठक में, और फिर पाठक या श्रोता में। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया गया है वह तभी चरितार्थ होता है। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही था। आगे ये है कि विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया गया है वह तभी चरितार्थ होता है। नोट कर ही लीजिए यार, क्यों छोड़ना। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया गया है वह तभी चरितार्थ होता है। वह तभी चरितार्थ होता है। रामचंद्र शुक्ल होते हैं यहीं पे समाप्त। क्या कह रहे हैं? साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की जो अनुभूति होती है, जो भावनाओं को अनुभव करता है, वो कौन करता है? सबसे पहले पहले कवि में होनी चाहिए। किसी भी भावना का जन्म सबसे पहले कहाँ होता है? कवि में होता है। फिर कहाँ होता है? उसके वर्णित पात्र में, यानी उसका जो नायक नायिका आदि होते हैं वो भावना फिर उनमें समाहित होती है। फिर उसके बाद उसी भावना में कौन डूबता है? पाठक या श्रोता डूब जाता है। तो विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया गया है वह तभी चरितार्थ होता है जब इस प्रक्रिया से कोई भाव गुजरे, जब सबके मन में, सबके हृदय में एक समान रूप से गुजरे, तभी वो क्या होता है? चरितार्थ होता है। आगे हम देखेंगे लास्ट डॉक्टर नगेंद्र को। आप एक हेडिंग डालेंगे डॉक्टर नगेंद्र, और एक कथन इनका है, और इसी के साथ हम करेंगे अपने साधारणीकरण को समाप्त। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। नगेंद्र का क्या मानना है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। अनुभूति का साधारणीकरण होता है। ठीक, साधारणीकरण होता है। अगला देखेंगे क्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को, जब कोई व्यक्ति, देखेंगे आप साधारणीकरण क्या है, नगेंद्र जी क्या परिभाषित कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को, अपनी अनुभूति को इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदय में, कि वह सभी के हृदय में, सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कहते हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कहते हैं, तो पारिभाषिक
शब्दावली में हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है, कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है, की शक्ति वर्तमान है। ये थे हमारे डॉक्टर नगेंद्र। क्या कह रहे हैं? कब की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। आगे क्या कह रहे हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकता है, यानी जब कोई व्यक्ति जो उसे अनुभव हो रहा है वो अपने अनुभव को इस प्रकार से व्यक्त करे कि वह सभी के हृदय में समान अनुभव जगा सके। जो अनुभव करके आप व्यक्त कर रहे हैं सेम वही अनुभव सबके हृदय में जागृत हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि यह कहेंगे कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है। तो ये थे डॉक्टर नगेंद्र, और इसी के साथ साधारणीकरण के जो हमारे विभिन्न आचार्यों के माध्यम से जो परिभाषा थी वो होती है समाप्त। और साधारणीकरण में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, और जितना मेरे हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। हाँ, तो हमने आपसे चर्चा की थी कि एक साल्ट ट्रिक की, कि भाई सबकी अलग अलग मान्यता है और सबको इतना डिटेल से पढ़ेंगे और इतना विस्तृत रूप में देखेंगे तो याद कैसे रहेगा, है ना। 1 मिनट लेंगे आपका और उसी में देख लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्ट ट्रिक। सॉल्ट ट्रिक में क्या है? नंबर 1, विभाव का साधारणीकरण होता है। क्या है? विभाव का साधारणीकरण होता है। ये कथन किसका था? ये कथन था हमारे भट्टनायक का। सहृदय का साधारणीकरण होता है। सहृदय का साधारणीकरण होता है। ये कथन किसका था? ये था अभिनव गुप्त का। ये आपका एक छोटा सा चार्ट हो जाएगा, 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। ये किसका कथन है? तो ये है हमारे श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास का। आगे क्या है? आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन था। ठीक, स्टार्ट में आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। ये पूरा विस्तृत आपको नहीं लिखना है कि पूरा इसमें भी इसमें भी इसमें भी। बस आपको ये शब्द पे ध्यान देना है, किस शब्द को किसने मान्यता दी है। आलंबनत्व धर्म को किसने मान्यता दी है, किसने विभाव को दिया है, किसने सहृदय को दिया है और किसने सहृदय के चित्त को दिया है। तो बस इतना ही आपको पकड़ना है यार, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है ना। नंबर 5 पे जाएंगे। कवि की अनुभूति। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। कथन किसका है? कवि की अनुभूति का डॉक्टर नगेंद्र का। अभी अभी हम ऊपर देख के आए। ठीक, ये हो गया। अच्छा, 3 और बचा, तो लास्ट में देखेंगे उसे हम क्या। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तीनों के योग से साधारणीकरण कह रहे हैं। कौन कह रहा है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को लेके? लिखेंगे आप विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव। साधारणीकरण है। ठीक, साधारणीकरण है। ये किसका कथन था? ये कथन था विश्वनाथ का।
किसका कथन था ये? विश्वनाथ का था। इन्होंने क्या कहा था विश्वनाथ ने कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिश्रित रूप ही साधारणीकरण है। विश्वनाथ का मानना था कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जो मिश्रित रूप था वही साधारणीकरण है। तो आप याद कैसे रखेंगे? विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, तीनों का मिश्रण ही क्या है? साधारणीकरण है। किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा। स्टार्ट में ऐसे याद रखेंगे आप। नंबर 8, नंबर 7 देखेंगे हम। साधारणीकरण को दोष दर्शन की संज्ञा दी है। साधारणीकरण आप पूरा लिखेंगे। साधारणीकरण को किसकी संज्ञा दी गई है? दोष दर्शन की संज्ञा दी। बस इतना ही। किसने दिया है दोष दर्शन की संज्ञा? जगन्नाथ, स्वामी जगन्नाथ ने, है ना? ऐसे याद रखेंगे। जगन्नाथ के दर्शन करने से दोष कट जाते हैं। तो दोष दर्शन की संज्ञा किसने दी? जगन्नाथ ने दी। नंबर 8, साधारणीकरण को परित्यक्त विशेष किसने कहा? अभी अभी आपसे हमने चर्चा की थी। क्या कहा था उन्होंने? परित्यक्त विशेष। परित्यक्त विशेष की संज्ञा दी। किसने दी? धनंजय ने। धनंजय ने क्या किया था? त्याग दिया था। परित्यक्त विशेष, परित्यक्त, परित्यक्त मतलब त्यागना। नंबर 9 और लास्ट हम देखेंगे। अच्छा, योग की मधुमती भूमिका की संज्ञा किसने दी? योग की मधुमती भूमिका, मधुमती भूमिका की संज्ञा दी। किसने दी? अच्छे से याद होगा आपको, श्याम सुंदर दास। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बहुत ज्यादा, वो बस इतने ही है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है ना? विभाव को भट्टनायक, सहृदय को अभिनवगुप्त, सहृदय के चित्त को, चित्त मतलब हृदय को श्याम सुंदर दास। आलम्बनत्व धर्म को मान्यता किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने दी। कवि की अनुभूति को किसने मान्यता दी? डॉक्टर नगेंद्र ने दी। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को मिश्रित रूप को किसने मान्यता दिया है? विश्वनाथ ने दिया है। दोष दर्शन की संज्ञा जगन्नाथ ने दी है। परित्यक्त विशेष धनंजय ने। और योग की मधुमती भूमिका की संज्ञा किसने दी है? हमारे श्याम सुंदर दास ने। तो इसी के साथ आपका जो साधारणीकरण का टॉपिक था वो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ साधारणीकरण की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। और अगर क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे भी हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लासेज ला सकें। तो धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।